हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 3 है पार्ट 1 बुक का, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, उसकी हमने शुरुआत की हुई है और हमने उसकी कल बुक एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। हाँ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या और विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए कि जनसंख्या और विकास में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, उन दोनों के बीच क्या एक प्रक्रिया काम करती है। मनुष्य विकास प्रक्रिया का केंद्र तथा सभी विकास रणनीतियों का एक अभिन्न तत्व है, यानी कि एक अलग सा अंग है। विकास के लिए जो है अलग अलग विचार आते हैं। विभिन्न समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त रणनीति का अनुसरण करने की आवश्यकता है कि जो सबसे विकास को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करने वाली रणनीति है, उसे जो उपाय है उसका जो है हमें सबसे पहले अध्ययन करने की आवश्यकता है। जनसंख्या के बड़े आकार को जो है लोग विकास में ऋणात्मक कारक के रूप में देख सकते हैं, परंतु बहुत कुछ जनसंख्या पर निर्भर करता है। यदि खाद्य उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो तो माल्थस ने जो है मानव जाति के लिए डरावनी बात कही थी कि खाद्य उत्पादन तो हमारा क्या है, कम है, और जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। असमान जनसंख्या वृद्धि और खाद्य उत्पादन में जो है तकनीकी क्रांतियों के कारण यह बताना कठिन बात है कि इससे जो है भविष्य में समय में ही क्या हम देख सकते हैं और क्या नहीं, यह एक भयंकर रूप में हमारे सामने आएगा। क्या है कि खाद्य आपूर्ति की दर क्या होगी, इसका अनुमान लगाना भी उचित नहीं है। इस प्रकार जनसंख्या और संसार के बीच जो संतुलन के मूल्यांकन में जो जनसंख्या वृद्धि जो है एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, किंतु इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। केवल उच्च जनसंख्या वृद्धि अथवा संसाधनों की कमी ही असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक संरचना, प्रौद्योगिक उन्नति की अवस्था में सरकारी नीतियां आदि ये तत्व जो हैं मनुष्य और संसाधनों के बीच संतुलन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार भूभाग द्वारा पोषित जनसंख्या उस क्षेत्र के भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, अपितु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं पर निर्भर करती है कि अगर भौतिक संसाधन कुछ अलग हमें कम भी पड़ जाते हैं कई बार, तो उसके बिना भी जो है मनुष्य का जीवन संभव है, परंतु अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से मनुष्य सुरक्षित नहीं है तो जनसंख्या और विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना पर एक भौगोलिक निबंध तैयार कीजिए। या जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। तो क्या है, विभिन्न आयु वर्ग जब दंड रेखाओं के द्वारा यानी कि ग्राफ के द्वारा या बार के द्वारा जो है पिरामिड दिखाए जाते हैं तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है, आयु पिरामिड कहा जाता है। यानी कि विभिन्न आयु वर्ग, अलग अलग आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें रेखाओं के द्वारा जब पिरामिड में दिखाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आयु पिरामिड कहलाते हैं। प्रत्येक पट्टी जो है जनसंख्या के एक विशेष आयु वर्ग को दिखाती है। जो भी हम ग्राफ तैयार करते हैं या जो भी हम बार तैयार करते हैं वो प्रत्येक एक विशेष आयु वर्ग को दर्शाता है। बाईं ओर के दंड की लंबाई जो है पुरुषों की संख्या को प्रतिशत में दिखाती है और दाईं ओर की जो दंड की लंबाई होती है वो स्त्रियों की प्रतिशत संख्या को दर्शाती है। विकासशील देशों में जो है आयु लिंग
पिरामिड के जो आधार हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं। और क्या है इसका अर्थ, कहाँ के बड़े होते हैं, विकासशील देशों के। इसका अर्थ यह होता है कि पहले 5 वर्ष में जो है सबसे अधिक बच्चे पैदा होते रहते हैं। इससे पिरामिड का आधार जो है वो विस्तृत हो रहा है और उच्च आयु वर्ग के लोगों की जो संख्या में कम वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही जो है जब अधिक बच्चे संतान पैदा करने की आयु में आते हैं तब जो है पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि क्या कह रही हैं कि 5 वर्ष से अधिक जब बच्चे पैदा होते हैं तो पिरामिड क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है और उच्च आयु वर्ग के लोगों की संख्या में कम वृद्धि होती है, क्योंकि इसके साथ ही जब बच्चे संतान पैदा करने की आयु में आते हैं तब पैदा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। एक समय में तो जो है बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और दूसरे समय में जो है बच्चे पैदा करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आयु लिंक पिरामिड का जो आधार है वो छोटा पाया जाता है, अर्थात यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों में जो है कम बच्चे पैदा होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे ही बच्चों की संख्या उच्च आयु समूह में शामिल होती है वैसे में ही जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। जिस पिरामिड का आधार पतला व शीर्ष जो है संकीर्ण यानी कि छोटा होता है, ऐसे में जो है जनसंख्या में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होती है। ऐसी स्थिति जो है स्वीडन की पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आयु लिंक पिरामिड से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये जो अभी हमने 3 पॉइंट किए हैं ये अब इन्हीं के बारे में आएगा कि विभिन्न आयु वर्ग में जब दंड रेखाओं द्वारा पिरामिड द्वारा दिखाया जाता है तो उसे आयु पिरामिड कहते हैं। इसमें प्रत्येक पट्टी जो है जनसंख्या के विशेष आयु वर्ग को दर्शाती है। बाईं ओर जो है पुरुषों को और दाईं ओर जो है वो स्त्रियों को दर्शाता है। आयु लिंक पिरामिड के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा विकासशील जनसंख्या, जो हमने अभी पढ़ा था। यह कैसा होता है, इसका आधार चौड़ा और शिखर कम चौड़ा होता है। विकासशील जनसंख्या का जो पिरामिड होता है यह एक विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड होता है। आपने त्रिभुज देखा है ना, वो ऊपर से भीड़ा होता है और नीचे से चौड़ा। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण जो है निम्न आयु वर्ग के विशाल जनसंख्या पाई जाती है। नाइजीरिया, बांग्लादेश व मैक्सिको में जो है आयु लिंक पिरामिड इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा है हमारा स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या में क्या होता है, यह आयु लिंक पिरामिड जो है घंटी के आकार का होता है, जो कि ऊपर की ओर जो है नियमित रूप से संकीर्ण होता है और वह यह दर्शाता है कि जन्म दर व मृत्यु दर में जो है लगभग समान है। ना तो जन्म ज़्यादा हो रहे हैं न ही मृत्यु ज़्यादा हो रही है, दोनों जो है समान रूप से चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसी प्रकार का पिरामिड पाया जाता है। ह्रासमान जनसंख्या यानी कि जिसमें जनसंख्या में गिरावट आती है, नुकसान होता है। इस पिरामिड में जो है संकीर्ण आधार होता है और शुंडाकार शीर्ष होता है, यानी कि ये ऊपर से भी भीड़ा होता है और नीचे से भी भीड़ा होता है। यह निम्न जन्म व मृत्यु दर को दर्शाता है कि ना तो जन्म हो रहे होते हैं और न ही मृत्यु। जब जन्म ही नहीं होंगे तो मरेगा भी कौन। इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि 0 अथवा ऋणात्मक होती है। जापान के आयु लिंक पिरामिड जो हैं वो इसी प्रकार के पाए जाते हैं। बीच में बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन छूट गया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा नगरीकरण। नगरीकरण में क्या है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है नगरीकरण। उच्च नगरीकरण में उच्च नगरों में जो है साक्षरता बढ़ रही है, पढ़ने वालों की संख्या हमारी पढ़ाई को जो है वो महत्व दे रहे हैं, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त नगरों में जो है विभिन्न स्तरों की शिक्षा सुविधा के अवसर भी उपलब्ध होते हैं।
दूसरा है हमारा यातायात व संचार साधन। यातायात व संचार के साधनों का जो है वो थोड़ा विस्तार भी विकासशील समाज से अलग कर देता है, जिससे ग्रामीण समाज जो है ज्ञान से वंचित हो जाता है। तो तीसरा है हमारा अर्थव्यवस्था। विश्व के विभिन्न भागों में जो है साक्षरता की दरों में विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, कहीं पढ़े लिखे कम होते हैं। किसी भी आर्थिक विकास के स्तर व साक्षरता दर में जो है घनिष्ठ यानी कि गहरा संबंध पाया जाता है, जबकि निम्न अर्थव्यवस्था वाले में जो है निम्न साक्षरता पाई जाती है। समाज में स्त्रियों का स्तर, समाज में जो है स्त्रियों का स्तर भी साक्षरता दर को प्रभावित करता है। विकासशील देशों में जो है पिछड़े राष्ट्रों में जो है स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर के कारण स्त्रियों का उच्च सामाजिक स्तर पाया जाता है। वहाँ साक्षरता दर भी उच्च पाई जाती है, जैसे ईसाई समुदाय में। प्रशासकीय नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ भी जो हैं साक्षरता दर की वृद्धि में सहायक होती है। प्राथमिक शिक्षा मुफ्त व्यवस्था व प्रसार के द्वारा जो है सरकारी नीति के कारण ही साक्षरता, अगर वो फ्री में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त लोगों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त प्रदान करवाते हैं, ऐसी वो व्यवस्था करते हैं, तो इससे जो है सरकार साक्षरता दर को बढ़ावा मिलता है।